दोस्तों, भविष्य के बचत के लिए तमाम योजनाएं बैंक, वित्तीय संस्थान, सरकार द्वारा चलाया जाता है और हम अपने कमाई का कुछ हिस्सा बचत के तौर पे ज़रूर रखते हैं। लेकिन जैसे ही बचत की बात आती है तो हम निर्णय लेने में कहीं ना कहीं संकोच अवश्य करते हैं कि किस योजना में हम पैसा लगाएं कि हमारा पैसा भी सेफ रहे और रिटर्न भी ज़्यादा मिले। इसी के अंतर्गत लोकप्रिय योजनाओं में एक एफडी का नाम आता है और एक एनएससी का नाम आता है, जो हम बैंक और पोस्ट ऑफिस में कहीं भी खोल सकते हैं। अगर आप एनएससी और एफडी के बारे में ज़्यादा देखना चाहते हैं या ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। या तो ऊपर जो आई बटन है, आई बटन पे क्लिक करके भी आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का जो हम लोग का वीडियो रहेगा, एनएससी वर्सेस एफडी, दोनों में अंतर क्या है, समानता क्या है, दोनों के कुछ फीचर्स क्या हैं, आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप सिंह अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट प्लानर में आप समस्त लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे एफडी वर्सेस एनएससी। दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अवश्य देखें और पूरा देखें, क्योंकि लास्ट में हम लोग कैलकुलेशन करके देखेंगे कि एफडी का ब्याज रेट कम होने के बाद भी एनएससी के सापेक्ष वह रिटर्न कैसे ज़्यादा दे रहा है। तो आप लोग मेरे इस वीडियो पर जरूर बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा, ताकि ब्याज रेट के बारे में आपको मैं बता सकूं। साथ ही साथ आपसे यह भी अनुरोध करना चाहूँगा कि यह वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा और मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो पर और बात करते हैं एनएससी वर्सेस एफडी के बारे में। पहली बात, एफडी और एनएससी हम कहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एनएससी अर्थात नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आप किसी भी डाकघर अर्थात पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं, तथा जहाँ तक बात एफडी की है तो यह आप पोस्ट ऑफिस, बैंक या अन्य और वित्तीय संस्थान हैं जो बैंकिंग की सुविधा देते हैं, या नॉन बैंकिंग भी ऐसे कई संस्थान हैं जो एफडी की सेवा देते हैं, वहाँ से हम एफडी ले सकते हैं। दूसरी चीज़, निवेश कौन कौन कर सकता है। तो दोस्तों, एनएससी में कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है। साथ ही साथ कोई नाबालिग हो वह भी निवेश कर सकता है अपने किसी अभिभावक की देखरेख में। एनआरआई निवेश नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर एनएससी लेने के बाद वह एनआरआई हो जाता है तो उसकी एनएससी चलती रहेगी। जहाँ तक बात एफडी की है तो एफडी में कोई भी व्यक्ति, नाबालिग व्यक्ति, पार्टनरशिप फर्म, कोई भी भारतीय व्यक्ति, कोई भी ट्रस्ट, कोई भी प्राइवेट या निजी कंपनी, सोसाइटी इत्यादि निवेश कर सकता है, अर्थात एफडी ले सकता है। दोस्तों, अगली बात, एनएससी और एफडी में हम कितने दिनों के लिए निवेश कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनएससी जो है अर्थात नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसमें केवल एक ही ऑप्शन मौजूद है और वह है 5 साल, न उससे कम और न उससे ज़्यादा। केवल आप 5 साल के लिए ही एनएससी ले सकते हैं। जहाँ तक बात एफडी की है तो एफडी में 7 दिन से लेकर के 10 साल तक के लिए हम निवेश कर सकते हैं। उसका क्राइटेरिया बंटा हुआ है, 7 दिन, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल करके ऐसे है। जब आप बैंक जाएंगे या एफडी की सेवा लेना चाहेंगे उस समय आपको यह पता करना होगा कि कितने दिनों के लिए एफडी मौजूद है। अगली बात आती है निवेश की धनराशि। हम मिनिमम और मैक्सिमम कितना धनराशि निवेश कर सकते हैं। तो एनएससी और एफडी के केस में दोनों में न्यूनतम जो निवेश की धनराशि है वह 1000 रुपये है और अधिकतम धनराशि की कोई सीमा नहीं है। अर्थात आप 1000 से एफडी भी खोल सकते हैं और एनएससी भी ले सकते हैं और मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ब्याज। तो एफडी के केस में जो है वह ब्याज त्रैमासिक लगता है और एनएससी के
केस में जो है ब्याज रेट सालाना लगता है। अब कैसे लगता है इसका कैलकुलेशन हम लोग अंत में करेंगे। इसी त्रैमासिक ब्याज की वजह से एफडी में पैसा ज़्यादा मिलता है और एनएससी में थोड़ा सा कम मिलता है। आप लोग वीडियो अंत तक जरूर देखिए। हम कैलकुलेशन जब करेंगे उस समय आपको बताऊंगा कि कैसे एफडी में पैसा ज़्यादा बनता है। अगली बात टैक्स बचत की। तो टैक्स बचत में 5 साल से ऊपर या 5 साल की जो एफडी है उसी पर हम 80C के अंतर्गत 1.5 लाख तक की टैक्स बचत कर सकते हैं। अगर 5 साल से कम की एफडी है तो वह टैक्स सेविंग एफडी के कैटेगरी में नहीं आती है। यह ध्यान देने वाली बात है। दूसरी चीज एनएससी जो है, एनएससी में आप 80C के अंतर्गत 1.5 लाख तक की टैक्स बचत कर सकते हैं। अगला पॉइंट टीडीएस। तो जहां तक टीडीएस की बात है तो एफडी के केस में अगर आप आम नागरिक हैं और आपको सालाना 40,000 रुपया से अधिक ब्याज प्राप्त हो रहा है और वरिष्ठ नागरिक के केस में 50,000 रुपया से अधिक सालाना ब्याज प्राप्त हो रहा है तो आपको 10% टीडीएस देना होगा। जबकि एनएससी के केस में टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। एक और महत्वपूर्ण चीज लोन। तो दोनों को आप बैंक या वित्तीय संस्थान में गिरवी रख कर लोन प्राप्त कर सकते हैं। यह बैंक और संबंधित वित्तीय संस्थान पे निर्भर करता है कि आपको कितना वह लोन देता है, लेकिन नियमतः वह आपको कम से कम 90% तक लोन दे सकता है। अगली बात करेंगे हम लोग प्री मैच्योर विड्रॉल अर्थात समय पूर्व निकासी की। तो देखिए एनएससी में समय पूर्व निकासी की व्यवस्था नहीं है, जबकि एफडी आप चाहें तो समय से पहले कुछ पेनाल्टी दे करके विड्रॉल कर सकते हैं। एनएससी के केस में समय पूर्व निकासी तभी होती है जब असमय निवेशकर्ता की मृत्यु हो जाए, न्यायालय के आदेश पर या सरकारी व्यक्ति द्वारा जब्ती के केस में। एनएससी और एफडी दोनों ट्रांसफरेबल हैं। अगर आपका ट्रांसफ़र एक शहर से दूसरे शहर हो जाता है तो आप चाहें तो अपने एनएससी को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र करा सकते हैं या अपने एफडी को एक पोस्ट ऑफिस या एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। एनएससी को आप चाहें तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। री इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात आती है तो एनएससी में री इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। एनएससी मैच्योर होने के बाद आपको निकालना पड़ेगा, विड्रॉल करना पड़ेगा। उसके बाद आप चाहें तो उस एनएससी के अमाउंट को दोबारा री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एफडी को चाहें तो मैच्योर होने के बाद फिर उस एफडी को री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्म भर के बैंक को सूचना देना होगा कि मैं अपने एफडी को कैश नहीं कराना चाहता हूँ, री इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ और उसको आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो आपकी एफडी री इन्वेस्ट कर दी जाएगी और कंटिन्यू हो जाएगी। अंत में कैलकुलेशन की बात करेंगे। मैं आपको स्लाइड में दिखा रहा हूँ कि देखिए अगर आप सिंपल एफडी लेते हैं 5 साल के लिए तो हम लोग अमाउंट 1 लाख लेके चलते हैं और मान के चलते हैं कि 7.5% एनुअल इंटरेस्ट है इस एफडी पर। तो 7.5% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से प्रति वर्ष हमको 7,500 रुपये मिलेंगे। अर्थात 5 साल में हमको 37,500 रुपये मिलेंगे। ठीक है, यह सिंपल एफडी के केस में होता है। इसमें क्या होगा कि साल के अंत में, वर्ष के अंत में जो आपका ब्याज है वह आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और मूलधन आपका वैसे ही पड़ा रहता है। फिर अगले साल आपका जो ब्याज 1 लाख पे 7.5% बन रहा है उसको आपको आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और मूलधन वैसे ही पड़ा रहेगा। ऐसे अगर हम कैलकुलेशन करें
तो 5 साल में हमको 37,500 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे और हमारा 1 लाख मूलधन, अर्थात 5 साल पूर्ण होने पर 1,37,500 रुपये हमको एफडी से प्राप्त होंगे। दूसरी बात, अगर री इन्वेस्टमेंट एफडी है, अर्थात आप ब्याज नहीं ले रहे हैं, उस ब्याज को री इन्वेस्ट कर दे रहे हैं या री इन्वेस्ट हो जा रहा है, तो 5 साल में जो आपको पैसा बनेगा वह बनेगा 44,995 रुपये। अर्थात इसकी जो गणना होगी, जैसा कि हमने पहले ही बात किया था कि त्रैमासिक होती है, उसके हिसाब से 44,995 रुपये 5 साल में आपका ब्याज बनेगा और 1 लाख आपका मूलधन। अर्थात एफडी की मैच्योरिटी के समय 1,44,995 रुपये। ध्यान रखिएगा, अभी हम जब एनएससी पे आएंगे तब देखेंगे कि उसके मैच्योरिटी के समय कितना पैसा मिलता है। फिलहाल में इसमें 1,44,995 रुपये हमको मैच्योरिटी के समय मिल रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की, कि इसको 5 साल पूर्ण होने पर अर्थात मैच्योरिटी के समय कितना पैसा मिलेगा। 7.7% के इंटरेस्ट के हिसाब से इसमें हमको मिलेगा 44,903 रुपये। अर्थात जब 5 साल पूरा होगा उस समय जो ब्याज होगा 7.7% के हिसाब से 44,903 रुपये, और मैच्योरिटी की धनराशि 1 लाख जो हमारी मूलधन राशि है, अर्थात 1,44,903 रुपये मिलेगा, जो कि एफडी जो री इन्वेस्टमेंट वाली एफडी थी उसमें 1,44,995 रुपये मिल रहे थे। अर्थात ब्याज रेट कम होने के बाद भी एफडी में कुछ पैसा ज़्यादा मिल रहा है। तो दोस्तों, यह था एफडी बनाम एनएससी। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।